चुके होंगे कि समाजवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं और उत्पादन से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं वो एक पब्लिक मतलब गवर्नमेंट लेती है, स्टेट लेता है, ये कम्युनिटी लेती है। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो पॉसिबल नहीं। देखो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समुदाय हो, तो वो समुदाय किसी भी एक देश, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी राज्य के लिए फैसले नहीं ले सकता। तो जो कम्युनिटी वाली बात है ज्यादा हद तक लागू नहीं होती। जो मेन बात है वो गवर्नमेंट ऑनरशिप की है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो ऑनरशिप होता है वो गवर्नमेंट का होता है। भारत एक समाजवादी देश कहलाता था और पहले समाजवाद को बहुत हद तक फॉलो करता था, लेकिन आज जो वो समाजवाद है भारत का कहीं ना कहीं हो गया वो सिर्फ संविधान के प्रस्तावना तक सीमित हो गया है। आज हम ज्यादातर कैपिटलिज्म इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि 1990 के बाद से जब से यूएसएसआर का क्या कहते हैं विघटन हुआ है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसके बाद से तो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बड़ी उभर कर आ रही है। जो ज्यादातर देश हैं, खासकर आपने देखा तो जो रूस भी था, चाइना भी था, उन्होंने भी अपने आप को काफी हद तक कन्वर्ट कर लिया है क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तक। मतलब कहीं ना कहीं चाइना ने भी स्टेप बाय स्टेप, है ना, चाइना ने वो गलती नहीं की जो यूएसएसआर के कंट्रीज ने की थी। मतलब उन लोगों ने अपने आप को एकदम से शिफ्ट कर लिया था अचानक से, लेकिन चाइना ने क्या किया स्टेप बाय स्टेप, है ना, कि पहले इकोनॉमी को ओपन किया अपनी, उसके बाद जो प्राइवेट ओनरशिप थी इंडस्ट्रीज की वो किया, फिर एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया। मतलब इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। मेरे कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि चाइना ने भी अपने आप को कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर मोड़ लिया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना। व्यवस्था वहां पर अभी भी साम्यवादी है, लेकिन मैंने बताया था जो हकीकत में साम्यवाद है वो किसी भी देश में है ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं था। चाइना का भी साम्यवाद है ना, वो माओ के विचारधाराओं से प्रभावित है। जो माओ जेडोंग थे, है ना, जिसे हम एक विचारधारा पॉलिटिकल में माओइज्म भी है ना, माओवादी। तो माओवादी भी जो विचारधारा थी वो माओ के विचारों से प्रभावित होकर हुई थी। तो वो जो लोग चाइना जो अपने साम्यवाद को लेकर बढ़ रहा है ना, वो बाकी कंट्री से काफी अलग है। यूएसएसआर से उनका साम्यवाद अलग है, उनका साम्यवाद वियतनाम से अलग है, उनका जो साम्यवाद है वो लगभग क्यूबा वगैरह है इन देशों से अलग है चाइना का। तो हम चाइना के साम्यवाद को तो एक अलग से पढ़ सकते हैं, अलग से मतलब अगर हमें चाइना का वो करना हो, क्या कहते हैं केस स्टडी करनी हो चाइना की, तो उसकी केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है चाइना की, है ना। चाइना की पूरी केस स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम क्या है चाइना का, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है चाइना का, किस तरीके से चाइना आगे बढ़ा, किस तरीके से माओ के विचारों को प्रभावित किया, किस तरीके से चाइना एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इन द वर्ल्ड। तो ये सारी की सारी जो टॉपिक है केस स्टडी है चाइना की, ये एक अलग से टॉपिक बन सकता है पूरे 2-4 घंटे का। क्योंकि चाइना का जो साम्यवाद है वो जो मैंने आपको साम्यवाद बताया वो उससे अलग है ना। मतलब चाइना अपने आप में ही बड़ा कंफ्यूजिंग कंट्री है। चाइना के बारे में 100% पूरी तरीके से समझ पाना तो बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उसकी केस स्टडी तैयार की गई थी कई वर्षों के बाद, जब हम चाइना के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज हमें मिलती भी नहीं है ना। चाइना में मीडिया भी वो है पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है स्टेट के द्वारा, इसलिए तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। जो चाइना, अगर आप सोच रहे हो चाइना का साम्यवाद भी वही है जो भैया ने बताया था, तो वो काफी डिफरेंट है। चाइना अपने आप को काफी डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ा रहा है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं समाजवाद की कुछ विशेषताओं की, जो जहाँ पर मैं था और उसके बाद मेरी जो आवाज है वो चली गई थी। तो सबसे पहले तो विशेषता यही है कि पब्लिक ओनरशिप होती है वहां पर, प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करने की बात की जाती है क्योंकि ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आइडियोलॉजी आई थी। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्लानिंग होती है ना कंट्री के लिए, प्लानिंग कौन करेगा, है ना। तो वो एक कोई ना कोई सेंट्रल एजेंसी होती है कंट्री में, कोई ना कोई एक केंद्रीय संस्था होती है जो उस देश के लिए प्लानिंग करती है। जैसे कि यूएसएसआर में प्लानिंग करने के लिए एक सेंट्रल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। इंडिया में आपको पता है कि पहले क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन था, आज बदलकर उसे 2015 के बाद नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उसे फिर नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये भी हमारी क्या भारतीय, ये सेंट्रल प्लानिंग कमीशन है हमारे तरीके से जो इंडिया के लिए प्लानिंग करता है। तो इसी तरीके से जो भी समाजवादी देश होते हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं, वहां पर जो प्लानिंग की जाती है पूरी की पूरी वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है या गवर्नमेंट किसी एक सेंट्रल एजेंसी को अपॉइंट करती है, और वो जो कमीशन होता है वो उस कंट्री के लिए प्लान्स बनाता है ना। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से प्लान्स बनाए जाते हैं। जैसे यूएसएसआर का जो कॉन्सेप्ट था वो 5 प्लान्स का था, पंचवर्षीय योजना है, जो यहाँ पर 5 वर्ष के लिए योजनाओं को बनाया जाता था और एक फिक्स्ड गोल रखा जाता था फिक्स्ड सेक्टर पे, और फिर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद कोई दूसरा प्लान आता था, फिर उसके बाद तीसरा, है ना। इस तरीके से वो अपने प्लान्स को लेकर आगे बढ़ते थे और यही कॉन्सेप्ट था भारत ने अपनाया, अडेप्ट किया, है ना, फ्रॉम यूएसएसआर, है ना। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देते हो ना, एसएससी वगैरह है, छोटे मोटे जो होते रहते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारत का जो मॉडल ऑफ प्लानिंग है वो किस देश से प्रभावित होकर अपनाया गया है ना। तो ये जो मॉडल था कहीं ना कहीं भारत ने शुरुआत से, मैंने बताया था आपको, जो नेहरू जी थे वो यूएसएसआर से काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने प्लानिंग का जो मॉडल था वो भी यूएसएसआर से लिया है। तो हमारा जो मॉडल ऑफ प्लानिंग है, जो क्या कहते हैं हमारा जो योजना का जो एक क्या कहते हैं मॉडल है वो यूएसएसआर से लिया गया है। तो
ये समाजवाद की विशेषता है कि यहाँ पर जो भी प्लानिंग की बात की जाती है, जब भी प्लानिंग की बात की जाती है तो यहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रल एजेंसी या गवर्नमेंट खुद ही प्लानिंग करती है ना। यहाँ पर फ्री डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं छोड़ा जाता कि जो चल रहा है मार्केट में चलने दो और कंट्री अपने आप विकसित हो जाएगी। ये तो उसके अगेंस्ट में रहते हैं, ये मानते हैं कि अगर फ्री मार्केट होगी तो जैसे कि मैंने आपको कैपिटलिज्म की कमियों में बताया था कि फ्री मार्केट होने से अमीर और गरीब का अंतर बढ़ेगा। जो पहले से वेल डेवलप्ड है, जिस व्यक्ति में पहले से पैसा है या जिसने कमा लिया है, वो दूसरे व्यक्तियों को मार्केट में एंट्री नहीं करने देता। तो यहाँ पर ये लोग मानते हैं कि पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल प्रोवाइड करवाएगी और इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलेगा, उसका जो भी क्या कहते हैं सैलरी है, जो उसकी इनकम है या उसे अपना घर चलाने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इनका मानना है इससे जो इक्वालिटी इन जनरल है वो स्टेब्लिश्ड होगी। ये मानते हैं कि भाई अगर आपको स्थापित करोगे समाजवाद को तो इससे जो अमीर और गरीब का अंतर है वो ना के बराबर होगा, बिल्कुल कम। क्यों? क्योंकि सारी चीजों पर सरकार का कंट्रोल होगा, एक तरीके से सरकार फैसले लेगी, गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी और जो व्यक्ति अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसे भाई उसके अकॉर्डिंग जॉब दी जाएगी, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे उसके अकॉर्डिंग जॉब दी जाएगी। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं जो इनकम इनइक्वालिटीज है उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते। ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे लेकिन इनकी इनकम में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, जिससे इनइक्वालिटी नाम की जो चीज है वो समाज में आए ही ना। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इनकी ये कमी भी है यहाँ पर कि ये लोग व्यक्ति की प्रतिभाओं को नकारने का काम कर रहे हैं। ये मानते हैं कि सभी को लगभग इनकम बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो या कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा, अच्छा समाज में उसका रोल कुछ भी हो। जैसे कि भाई एक टीचर है ना, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, उसकी सैलरी ज्यादा, जो मजदूर है अनस्किल्ड लेबर है तो अनस्किल्ड की जो लेबर होती है वो कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं सोशलिज्म में क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया जाता है इक्वली, कि भाई जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए इन सोसाइटी, है ना। अब हम बात करते हैं जब आगे चल के सोशलिज्म के और किसी फीचर की, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं प्राइसिंग की बात होती है, प्राइस मतलब कीमत की, है ना। तो जब यहाँ पर कीमत की बात होती है तो कीमत को ना ज्यादातर सरकार कंट्रोल करती है, यहाँ पर कोई मार्केट कंट्रोल नहीं करती। मतलब किसी प्रोडक्ट की क्या कीमत होगी और ये इस कीमत को, इस प्राइसिंग को उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है जितना लोग एफर्ट कर पाए, है ना। अब क्या होता है, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस का कोई भरोसा नहीं होता, है ना। जैसे भी पेट्रोल की प्राइस की बात कर लो, आपको पता है 100 पार कर गया, है ना। लेकिन अगर यहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती पूरी तरीके से, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी और गवर्नमेंट वहां पर ये ख्याल रखती क्या 100 रुपए से पार हमारी जनता इस चीज को खरीद पाएगी, क्या मैक्सिमम जो लोग हैं इस चीज को एफर्ट कर पाएंगे, है ना। तो वहां पर वो माइंड में रखा जाता और उसके अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड किया जाता, है ना। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलते ये मार्केट, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्राइसिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कोशिश जरूर करती है, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने बताया भारत पूरी तरीके से तो कैपिटलिज्म नहीं है ना, पूरी तरीके से सोशलिज्म है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट यहाँ कोशिश करती है कि वो इंटरवेन करे मार्केट में और कोशिश ये करे कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जो पूरी तरीके से प्योर कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं उन्हें कोई मतलब नहीं प्राइस से, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए चाहे प्राइस कितना भी कम हो जाए, सब फ्री डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ रखा है। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन चीजों को डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे नहीं छोड़ती। वो ये सोचती है कि हम अपने तरीके से प्राइस को डिसाइड करें जिससे लोग उस चीज को एफर्ट कर पाए और जो मैक्सिमम लोग हैं, है ना, उस यूज कर पाए, उस चीज को खरीद पाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स की मतलब कुछ उद्देश्यों की। तो देखिए सिंपल बात है, कैपिटलिज्म में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ कमाना। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है अमीर गरीब है, कौन कितने खरीद सकता है कौन कितना नहीं खरीद सकता, जनता की क्या हालत है उसमें, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है उनको। बस इस बात से लेना देना है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता होती है, जैसे आप अमेरिका में देख सकते हो कि मैक्सिमम जो बिजनेस सेक्टर के लोग होते हैं उन्हें अपने प्रॉफिट से लेना देना होता है। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादातर, है ना, ज्यादातर नहीं मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है सोशल वेलफेयर पे, सामाजिक कल्याण पे, कि प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन सोशल वेलफेयर जरूरी है। और जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता भी है ना प्रोडक्शन से, क्योंकि सारी चीजें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, गवर्नमेंट के, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं और गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, उनसे अगर कुछ प्रॉफिट आता भी है तो गवर्नमेंट उस प्रॉफिट को वापस से सोशल वेलफेयर में लगा देती है, सामाजिक कल्याण में, कि जो लोग गरीब हैं उनको क्या कहते हैं, समाज में जो पिछड़ गए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सरकार उस प्रॉफिट का यूज करती है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट को कम देखा जाता है और सोशल वेलफेयर को ज्यादा। प्रॉफिट अगर होता भी है तो वो सोशल वेलफेयर में यूज किया जाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्रॉफिट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, प्रॉफिट कमाना। जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे या तो वो फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी कंपनीज में, ठीक है,
या उसे फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर में यूज नहीं करते। अच्छा, ऐसा भी माना गया है कि ज्यादातर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक तरीके से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मतलब उन देशों में ज्यादा परफेक्ट तरीके से लागू हो सकती है, इंप्लीमेंट हो सकता है कैपिटलिज्म, जो डेवलप हो, जो डेवलप इकोनॉमीज होती हैं, है ना, डेवलप मतलब विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं जापान हो गया आपका। ठीक है, तो जो विकसित देश है वहां पर कैपिटलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो विकसित देश होते हैं वहां पर जो गरीब लोग होते हैं वो कम होते हैं, जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं बड़े कम होते हैं, ज्यादातर लोग इससे ऊपर ही होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं फ्री डिमांड एंड सप्लाई में के द्वारा जो प्राइस डिसाइड हो रहा है उसको एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब देश होते हैं, अपना क्या कहते हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, और म्यांमार हो गया, ऐसे कुछ जो गरीब देश है एक तरीके से जो ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं या विकसित हो भी नहीं पा रहे, तो ऐसे देशों के लिए माना जाता है सोशलिज्म बड़ा अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे जो लोग हैं जो इन चीजों को एफर्ड नहीं कर पाते वो लोग भी इन चीजों को खरीद पाएंगे अगर सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आएगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। कैपिटलिज्म में क्या होता है? आशीष भाई, हाँ आशीष भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम गरीब देशों में सोशलिज्म लाते हैं, बट सोशलिज्म से हम देखते हैं कि रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब रिसोर्सेज फ्री मार्केट में सर्कुलेट होंगे तभी तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। हाँ, वो वहां पर होता क्या है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं लोग कि अगर कोई सोसाइटी मतलब कोई कंट्री है और वो सोशलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो गरीब लोग हैं वो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो फ्री डिमांड एंड सप्लाई पे चीजों को छोड़ सके। मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, ज्यादातर मैं बोला देश डेवलप नहीं होता, तो वो मानते हैं कि जब कंट्री डेवलप नहीं है तो अर्थ कुछ लोग हैं भी गिने चुने देश में जो इन्वेस्टमेंट कर भी पाए, पर वो इतने बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि वो कंट्री को फ्री डिमांड मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ सके। कहीं ना कहीं होता क्या है फ्री मार्केट में कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, कुछ जो पैसे गिने चुने पैसे वाले लोग होते हैं, उनके हाथ में ओनरशिप आ जाती है, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माना जाता है कि ज्यादातर जो गरीब लोग हैं समाज में वो अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे, वो कहीं ना कहीं समाज में पिछड़ जाएंगे, और कुछ लोग भुखमरी से मरेंगे, कुछ लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिक्षा महंगी हो जाएगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग तो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये फीचर कैपिटलिज्म का कि प्राइस जो डिसाइड होती है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई होती है, एक तरह से कैपिटलिस्ट लोगों के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर ऐसा होगा तो एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सेक्टर्स पे, इन सब चीजों पे एक व्यक्ति कभी इन चीजों एफर्ट नहीं कर पाएगा और वो व्यक्ति कभी भी अपना डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही चीजें एक गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं तो गवर्नमेंट उन सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवा सकती है ना, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा सकती है ना, और प्राइस को भी उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है कि जिससे क्या हो मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो सके, ज्यादातर लोगों का वेलफेयर हो सके, और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइड करती है। लेकिन अगर ये लोग डिमांड सप्लाई पे छोड़ देंगे तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है क्या कि आपको बिजनेस सेक्टर में ऐसे लोग चाहिए जिनपे काफी हद तक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो और वो इन्वेस्ट करके मार्केट को डेवलप कर सके, है ना, उस कंट्री को डेवलप कर सके। लेकिन गरीब देशों में क्या होता है, इतना बिजनेस सेक्टर के लोग ही नहीं होते जिन पे इतना पैसा हो, जिसकी वजह से ना वो कभी भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते और वो ना कभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादातर जो कंट्रोल होता है, ओनरशिप होती है, वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है ताकि गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर सके और सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी ला सके जिससे समाज में सभी लोगों का फायदा हो सके। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब भारत भी आजाद हुआ था तो भारत ने अपने आप को ज्यादातर सोशलिस्ट कंट्री बताया था। रीजन ये था कि उस टाइम पर भी भारत में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, है ना। आप अंबानी जी को देखिए तो वो शुरू से 1947 से नहीं उभरे, है ना। ये जो क्या कहते हैं ग्रुप है अंबानी का, ठीक है, वो लगभग 1980 के टाइम से पिक्चर में आया है, मतलब इन हमारे सामने आया है। और क्या कहते हैं सिर्फ गिने चुने बिजनेसमैन थे पहले, जैसे टाटा हो गया, है ना, टाटा आजादी से पहले से चल रहा है आपका, ठीक है। टाटा के अलावा शायद मुझे और ज्यादा याद नहीं आ रही अभी, है ना, कि टाटा के अलावा कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर में कोई व्यक्ति हो जो भारत को आगे लेकर जा सके, है ना। तो उस टाइम पे मैं टाटा स्टील वगैरह जो थी ये सब स्टार्ट हो चुकी थी आजादी से पहले, बाकी इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे पास। तो भारत ने शुरुआत के 30-35 साल तक लगभग सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ा, स्टेट ओनरशिप हुई वहां पर, ज्यादातर गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सारी इंडस्ट्रीज को रखा। उन्होंने सोचा कि भाई जो प्राइवेट लोग हैं जब उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, तो जब कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता तो हम फिर उन गिने चुने लोगों के हाथ में अपनी इकोनॉमी को कैसे छोड़ दें कि वो डेवलप करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जाता है, ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोशलिस्ट कंट्रीज या जो गरीब देश होते हैं वहां पर डायरेक्ट कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, हेलो। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, जी भैया। जी भैया, भैया एक चीज पूछनी है जी
अभी आप देखिए, अब दोनों ही चीजों में कमी है, साम्यवाद में भी और पूंजीवाद में भी। लेकिन अब जैसे पिछड़े देश है, फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर पूंजीवाद वाले लोग वहां पर चले गए तो वो वहां पर एकदम उससे सारे रिसोर्सेज का हनन करके उसे छोड़ देंगे। और साम्यवाद जैसे बता रहे, तो सरकार के पास भी रिसोर्सेज कम होंगे, साम्यवाद पे छोड़ दिया तो जो देश जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे। जी जी, देखिए इसीलिए क्या होता है, हम किसी भी आइडियोलॉजी को परफेक्ट नहीं मान सकते। पहली बात तो ये स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए अगर कोई एक आइडियोलॉजी परफेक्ट हो जाती है तो फिर उसके मेरिट्स डिमेरिट्स आते ही नहीं हमारे सामने। है ना, अगर कोई एक सिस्टम परफेक्ट होता तो उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स ही नहीं आ पाते। जैसे कैपिटलिज्म में सबसे सबसे पहले कौन सा सिस्टम आया? कैपिटलिज्म आया। हर कैपिटलिज्म तरह परफेक्ट ही होता तो कार्ल मार्क्स क्यों क्या कहते हैं अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर आते, क्यों समाजवाद को आगे बढ़ाते, क्यों साम्यवाद को आगे बढ़ाते। लेकिन जब साम्यवाद और जो समाजवादी भी है तो लोगों ने फिर कैपिटलिस्ट जो लोग थे उन्होंने उसमें भी कमियां निकाली। तो उन्होंने बोला कि इसमें तो इतनी कमियां है, ये तो कभी डेवलप ही नहीं होने देंगे कंट्री को। कम से कम यहाँ पर ये है कि थोड़ा अमीर गरीब के बीच में अंतर आ रहा है, लेकिन देश तो आगे बढ़ रहा है। तो अब ज्यादातर कंट्रीज ने ये फीचर निकाला कि काम करते हैं हम ना प्योर पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट होंगे ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट होंगे। इसीलिए अगर हम इन जनरल आज के टाइम पे देखें तो कोई भी कंट्री अपने आप को ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री बोल सकती, ना कोई देश अपने आप को सोशलिस्ट बोल सकता। अब लोग एक तरीके से ना कंबाइंड फीचर लेकर चल रहे हैं आगे कि भाई हम कहीं ना कहीं दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, जिससे कुछ फीचर जो जैसे हमने गरीब लोगों की बात की, तो गरीब लोगों के लिए हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी लाते हैं और साथ में देश को कैपिटलिस्ट भी बना देते हैं, जिससे जो प्राइवेट ओनरशिप भी हो और जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस सेक्टर के लोग हैं वो सामने भी आए। मतलब दोनों चीजों को अब लोग ना आगे बढ़, ज्यादातर कंट्रीज अब इसी सिस्टम को अपना रही है। चाहे भारत हो, है ना, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका। देखिए अमेरिका अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री बोल सकता है, बोलता है मतलब, लेकिन पूरी तरह से वो भी कैपिटलिस्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो बेरोजगारी भत्ता जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए, है ना, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर ये स्कीम चला रही है, ऐसा है ना, कि भाई आपको ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, है ना। और उसके अलावा भी बहुत सारी सिस्टम्स है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ अभी एक बार चेक करके। तो और भी ऐसे सिस्टम है अमेरिका में ऑलरेडी, है ना, जहाँ पर सोशल वेलफेयर के काम हो रहे हैं। अच्छा अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की, जैसे आपका फिनलैंड हो गया, ये आइसलैंड हो गया, आपका डेनमार्क हो गया। ये कंट्रीज अपने आपको सोशलिस्ट बताती हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह सोशलिस्ट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप तो वहां पर भी है ना। तो कहीं ना कहीं अब जो बेस्ट सिस्टम लग रहा है लोगों को, तो वो यही लग रहा है कि हम कंबाइंड फीचर लेकर चलें कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स गवर्नमेंट बनाए। सिर्फ गवर्नमेंट का जो रोल है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तक हम लिमिटेड ना करते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या बोलता है, पूंजीवाद क्या बोलता है, पूंजीवाद बोलता है कि समाज में सरकार का बस इतना सा रोल है कि वो कानूनों को बनाए बस, और चेक करती रहे कि कोई कानूनों को तोड़ रहा है, तोड़ तो नहीं रहा, और उस व्यक्ति को सजा दे। इसके अलावा सरकार का कोई रोल नहीं है। और समाजवाद कहता है कि सरकार का रोल है वेलफेयर स्कीम्स बनाना, गरीब लोगों का उत्थान करना और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ देश को आगे बढ़ाना। लेकिन अब एक नई जो विचारधारा आ रही है वो ये आ रही है कि मिक्स्ड मॉडल अपनाओ, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं कभी कभी हम इसे, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाओ, जिसके तहत गवर्नमेंट का काम रूल्स रेगुलेशंस बनाना भी हो और साथ में सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लाना भी हो, है ना। सिर्फ एक चीज तक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, जिससे गरीब लोगों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनेंगी तो गरीब लोग भी आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो पूंजीवाद बोलता था उसके सिर्फ पूंजीवाद तक सीमित ना रहे। जो पूंजीवाद में बोल रहे थे कि हम सिर्फ कानून बनाएंगे और सरकार कुछ नहीं करेगी, बस सरकार देखती रहेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कानून बनाने तक सीमित कर दो। लेकिन इस मॉडल में बोला जाता है ना कानून बनाने तक सीमित करो, ना सोशल वेलफेयर स्कीम्स तक सीमित करो, कानून भी बनाए सरकार और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी वेलफेयर स्कीम्स भी लेकर आए, तो गरीब लोग भी आगे बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, जो अगर ओपन इकोनॉमी रहेगी और क्या कहते हैं फ्री मार्केट रहेगा, तो उससे जो अपनी कंट्री होगी, इकोनॉमी होगी, दूसरी इकोनॉमी के साथ भी जुड़ेगी ओपन इकोनॉमी होने से। और फ्री इकोनॉमी होने से सरकार इंटरवेन भी नहीं करेगी, बस सरकार वहां इंटरवेन करेगी जहां गरीब लोगों का अहित हो रहा होगा, जहां चीजें गरीब लोगों के हाथ से निकल चुकी होंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा प्राइस जो होते हैं, प्याज हो गया आपका, है ना, या क्या कहते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें, दाल हो गया, तेल वगैरह हो गया, इनके दाम कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? फ्री क्या कहते हैं मार्केट की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। कभी कभी क्या होता है, सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा, प्राइस हाई हो गए। जब प्राइस हाई हो गए तो जो गरीब लोग हैं उनकी बस से बाहर हो गई चीजें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कुछ चीजों को लिमिट कर देती है कि भाई चलो ये प्राइस हो गया तो हो गया, ओपन इकोनॉमी है, हमारी फ्री मार्केट है ना, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है, सप्लाई कम है क्या करें, तो प्राइस हाई हो गया। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोग भी उन चीजों को एफर्ट कर सकें,
उसके लिए गवर्नमेंट ना जगह जगह ना कुछ अपनी सिस्टम बनाती है, पीडीएस सिस्टम बनाती है ना, जो राशन वगैरह उपलब्ध कराते हैं उस जगह वो उन चीजों को भेजती है और उन्हीं चीजों को सस्ते दामों पे बेचती है जिन लोगों के पास बीपीएल के कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, उन लोगों के लिए, है ना। जैसे कि होता रहता है कि प्याज पहुंच गया 100 रुपए किलो, तो अब ये जो पीडीएस सिस्टम है ना, यहाँ पर लोग जो गरीब लोग हैं जिनपे कार्ड्स वगैरह होते हैं अपने, जिसे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर पाती है, तो उन लोगों के 25-25 रुपए किलो उसी टाइम पर, जब पूरे देश में 100 रुपए प्याज चल रहा है, उसी टाइम पर गवर्नमेंट इन गरीबों के लिए 25-25 रुपए में प्याज उपलब्ध करवाती है जगह जगह। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ क्या हो रहा है, जो फ्री डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग भी कंट्री चल रही है, फ्री मार्केट के तहत भी, और जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी बनाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों मिक्स्ड मॉडल हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अब ये जो मॉडल है वो काफी अच्छा है ना। हो सकता है इन फ्यूचर जैसे पहले कैपिटलिज्म से लगता था। हाँ आशीष भाई, बट आप ये बताइए, अगर सरकार हर बार कुछ भी एडवर्स कंडीशन आने पर हर बार एक शील्ड की तरह सब लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी, तो लोगों को खुद काम करने का मोटिवेशन कैसे मिल पाएगा? देखो, जैसे आपने खुद ही बोला, सोशलिज्म आपने खुद ही बोला कि कभी कभी ना, जैसे कि जब ये एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं, है ना, अब ऐसा तो मैं अब जैसे कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, ये एडवर्स कंडीशंस हो गया हमारे लिए, तो अब इस टाइम तो गवर्नमेंट को एक्शन में आना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट भी अगर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगी तो बताइए उन लोगों का क्या होगा, जिन पे ऑलरेडी पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो महंगाई अगर होती गई तो वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर समाज में लोगों का क्या होगा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और एक स्टेट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये कि भाई वो अपने पब्लिक का ख्याल रखे, वो अपनी पब्लिक जो गरीब जनता है उनका भला करे, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए। और हम उन लोगों को उनके हाथ पे छोड़ देंगे, फिर गवर्नमेंट का फायदा क्या, स्टेट का फायदा क्या, गवर्नमेंट फिर होने ही क्यों चाहिए। हम तो गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। कैपिटलिस्टिक होने तो ये बोल देती है कि गवर्नमेंट जो है वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वो ये चेक करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कमाए, है ना, और यहाँ तक उसे रिस्ट्रिक्ट कर दो बस। लेकिन अगर हम वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो एडवर्स कंडीशंस में उन लोगों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, वो जो सरकार से उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, अब गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स नहीं देगी, गवर्नमेंट उसे उनके लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसा नहीं देगी, उनकी हेल्प नहीं देगी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं देगी, या फिर उनके लिए जो प्राइस लिमिट, जैसे आपने पढ़ा हुआ प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग, अब गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग को लागू नहीं करेगी तो किसानों को क्या होगा। जब सप्लाई एक बार में बढ़ जाती है मार्केट में, जैसे मतलब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो चीज हद से ज्यादा अवेलेबल है, तो एक व्यक्ति कहीं से भी खरीद सकता है, तो किसानों को तो मजबूरी में फिर कम दामों में बेचना पड़ जाएगा, वो तो घाटे में चले जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट वहां पर एक्शन में नहीं आएगी, गवर्नमेंट वहां पर एक लिमिट सेट नहीं करेगी, तो फिर उन किसानों को क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो कहीं ना कहीं होता है, हाँ पहले आप वो जवाब दे दीजिए। हाँ, तो होता क्या है यहाँ पर कि एडवर्स कंडीशंस आने पर मानते हम कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं उस टाइम पर। हाँ, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसे कि ये कोरोना वायरस हो गया, या फिर रिसेशन नहीं आ रहा इकोनॉमी में, या इकोनॉमी में बाकी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाए या ना लाए तो चल जाता है एक बार के लिए, लेकिन ऐसी कंडीशंस में तो गवर्नमेंट को फिर एक्शन में आना ही पड़ेगा। जी चंदन बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि समाजवाद और लोकतंत्र में कोई मतलब रिलेशन है या दोनों कुछ अलग अलग टर्म है? जी जी बताता हूँ। देखिए, लोकतंत्र जो है एक तरीके से वो क्या कहते हैं, एक सिस्टम देखा जाता है कि भाई वहां पर जो रूल है वो किस तरीके से होगा कंट्री में, और जो समाजवाद है उसे एक तरीके से इकोनॉमी के साथ रिलेट करके देखा जाता है कि जो ऑनरशिप है वो किसकी होगी, है ना, ऑनरशिप किसकी होगी, किसके पास स्वामित्व होगा संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर किसका राइट होगा, इसे देखा जाता है यहाँ पर सोशलिज्म से रिलेट करके। और जो डेमोक्रेसी है, जो अनार्किज्म है ना, या जो क्या कहते हैं बाकी सिस्टम्स हैं, अथॉरिटियन है, ऑटोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट के ऐसे सिस्टम देखे जाते हैं जहां पर कौन व्यक्ति शासन करेगा, कितने व्यक्ति शासन करेंगे देश के ऊपर, और वो शासन में आएंगे किस तरीके से। ऑटोक्रेसी की बात करें तो कोई सिस्टम नहीं होता वहां, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती उस देश का नायक है ना, उस देश को चलाने लग जाए। और क्या कहते हैं, हम करते हैं क्या कहते हैं डेमोक्रेसी की, तो रूल ऑफ पीपल माना जाता है, लोग होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम किस्म की बात करें तो वो भी एक ऐसे सिस्टम को अपनाना चाहते हैं जहाँ पर किसी एक पर्सन का शासन हो और उसी पर्सन का हर एक चीज पे कंट्रोल हो और लोग उसे अपना भगवान मानकर चले, है ना, और वो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं वहां पर, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या मान के चलता है कि लोगों का शासन होना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में सोशलिज्म है, तो सोशलिज्म को हम तरीके से इकोनॉमिक
प्रिंसिपल लेकर चल सकते हैं कि वहां पर ओनरशिप किसकी होगी, जो प्रोडक्शन इन कंट्री हो रहा है ना। मैं आपको बताया जाता है कि प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन पे कंट्रोल किसका होगा, सोशलिज्म बात करता है उसकी। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि चाहे कैपिटलिस्ट सिस्टम हो तब भी वहां पर डेमोक्रेसी एक तरीके से अनिवार्य सी हो गई है कि लोगों के माइंडसेट या फिर डेमोक्रेसी की अच्छाइयां इतनी है कि अब ऐसा माना जाता है कि कोई देश डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहा तो वो देश देश ही नहीं है, वो देश इस विश्व में रहने लायक ही नहीं है ना। तो हमने डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा प्रेफर किया है, तो इसीलिए चाहे कैपिटलिस्ट सिस्टम हो वहां भी डेमोक्रेसी, कोई सोशलिस्ट सिस्टम हो आवाज नहीं आई आपकी, समझ में नहीं आया। मैं कहता आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा आवाज ओके ओके ओके। तो मैं वही बताया चंदन, एक तरह से आप देख सकते हो कि जो आपका सोशलिस्ट जो है समाजवाद है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो एक आर्थिक विचारधारा की ओर ज्यादा झुका हुआ है कि भाई आर्थिक विचारधारा के रूप में ज्यादा काम करता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं आपके लोकतंत्र वगैरह की, तो वो एक तरह से कि कंट्री पे रूल किस तरीके से होना चाहिए इस चीज को प्रेफर करता है। किसी देश में कैपिटलिस्ट है ना तो वहां पर भी डेमोक्रेसी हो सकती है, किसी देश में सोशलिज्म है तो वहां पर भी डेमोक्रेसी हो सकती है, ये पॉसिबल है आज के टाइम पे। तो ये मेन थीम है, डिफरेंस है दोनों में, डेमोक्रेसी में और सोशलिज्म में। लेकिन किसी किसी देश में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, ये एक तरीके से सोशलिज्म का एक फॉर्म है जहां पर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, मतलब समाजवादी लोकतंत्र जैसा कि भारत में है ना। भारत जो है वो एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रेम्बल में कि जो भारत है ना, इंडिया इज अ सेक्युलर है ना सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन कंट्री। ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई प्रेम्बल में, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं हम इसे। तो वहां पर माना गया कि भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी तो होगा, लेकिन भारत में क्या होगा, डेमोक्रेसी। अमेरिका क्या बोलता है कि कैपिटलिज्म होगा, लेकिन क्या होगा, डेमोक्रेसी के साथ में होगा। तो डेमोक्रेसी को सब प्रेफर करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आज के टाइम पे नहीं उठा रहा है, कुछ लोगों के अलावा जो गिने चुने ग्रुप्स बन गए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से परेशान है, जैसे कि माओवादी है ना, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में जो आपके नक्सलवादी आंदोलन वगैरह होते रहते हैं। तो जो नक्सलवादी आंदोलन वगैरह है या जो लोग नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग कहना कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, या हम बोले सत्ता के अगेंस्ट में रहते हैं, वो डेमोक्रेसी के और सत्ता के अगेंस्ट में रहते हैं, वो सरकार के अगेंस्ट में रहते हैं। वो मानते हैं कि सरकार का सिस्टम खत्म कर दो। तो इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए कुछ एक्सेप्शनल केसेस को, तो हर कोई इस बात से एग्री है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन हर एक व्यक्ति इस चीज पर सहमत नहीं है कि देश में पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, ये सिस्टम है यहाँ पर। भारत जो है सोशलिस्ट। आशीष भाई, मेरा एक वन लाइनर अगर मैं पूछूं तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इसमें वन लाइन ऑफ डिफरेंस अगर बताना हो तो क्या हो सकता है? जी वन लाइन बिल्कुल सही है। देखिए सोशलिज्म साफ साफ बोलता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो अधिकार है या तो वो एक कम्युनिटी का हो या फिर सरकार का हो, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो साफ साफ इस चीज को नकारता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है कि इन पर ऑनरशिप किसकी हो, है ना। जो कम्युनिज्म है वो सरकार का विरोध करता है, वो तो चाहता है स्टेटलेस सोसाइटी हो। लेकिन जो समाजवाद है वो स्टेट को प्रेफर करता है, वो मानता है कि स्टेट का होना जरूरी है एक तरीके से। लेकिन कम्युनिज्म में वो स्टेट का विरोध करता है। ये वन लाइनर डिफरेंस है दोनों में, बाकी ज्यादातर चीजें आपको कॉमन मिल सकती है दोनों में, ठीक है, कि दोनों ही कैपिटलिज्म के विरोध में है। मैं आपको बोल रहा था ना कि जो समाजवाद से होकर ही साम्यवाद की ओर बढ़ते हैं हम, है ना। तो कहीं ना कहीं जो पहले कार्ल मार्क्स थे वो अपने समाजवादी विचारधारा को लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक ऐसे सिस्टम की परिकल्पना की, उन्होंने माना कि स्टेट भी बेकार है। उन्होंने माना कि कैपिटलिज्म में होता क्या, जो स्टेट होता है ना वो कंट्रोल किया जाता है बिजनेस सेक्टर के लोगों के द्वारा। जो हमारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो सरकार पे कंट्रोल करते हैं, स्टेट पे कंट्रोल करते हैं, तो वो स्टेट के अगेंस्ट में रहते हैं, तो वो स्टेट लेस सोसाइटी की परिकल्पना करते हैं। लेकिन जो आपका समाजवाद है वो स्टेट के साथ आगे बढ़ने की परिकल्पना करता है, ठीक है मानिक जी। आशीष भाई अच्छा पूछ लीजिए। जी बोलिए बोलिए। मानिक भाई आप पूछ लीजिए फिर मैं पूछ लूंगा। हाँ, एक मिनट बस अभिजीत है। तो आशीष भाई हम ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म कम्युनिज्म का ही पार्ट है, एक सबसेट है, कह सकते हैं ऐसा? हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म का एक पार्ट है, ये कह सकते हैं हम। हाँ, वाइस वर्सा, हाँ, कि कम्युनिज्म सोशलिज्म का एक सबसेट है। हाँ, हम बोले तो क्या कहते हैं, सोशलिज्म से ही कुछ विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, तब कम्युनिज्म का जन्म हो गया, ये कह सकते हैं हम। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। जी अभिजीत आप पूछिए।
जी आशीष भैया, तो मेरा ये क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग ने सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि सोशल वेलफेयर का काम होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा कि जो वो वेलफेयर स्कीम्स चलाए, क्योंकि उसका उनका तो मोटिव ये नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो फिर उनके पास पैसा कैसे आया कि वो लोगों का कल्याण कर सके? जी देखिए, जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, तो गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को चलाता है ना, उद्योगों को चलाता है, तो गवर्नमेंट के पास जो भी वेलफेयर, वो जो भी पैसा आता है वो उसी थ्रू आता है। वो मैंने बोला ना कि सोशलिज्म में होता क्या है, वो लोग अपने आप को डेवलपमेंट की ओर ले जाना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं एक तरीके से इक्वलिटी को, है ना, वो इक्वलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट। वो मानते हैं कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, और गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करेगी उससे जो पैसा आएगा हम उसी पैसे से आगे बढ़ेंगे, है ना, इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करेंगे, और थोड़ा बहुत किसी चीज में प्रॉफिट भी हो रहा है उसे वापस सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगा देंगे। इसीलिए तो देखा गया है कि आज तक कोई भी सोशलिस्ट कंट्री इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि वहां पर वो सिस्टम चलता रहता है, वो ज्यादा प्रॉफिट मोटिव को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो नहीं आ पाता। तो गवर्नमेंट जितना प्रोडक्शन करती है उससे जितना पैसा कमाती है उसी पैसे का यूज करती है आगे चलकर। देखो ना, भूटान हो गया आपका, या नेपाल हो गया, चलिए नेपाल की बात भी छोड़ दें हम, आपके अड़ोस पड़ोस मालदीव वगैरह जैसे देश हो गए कुछ, है ना, ये देश इतना डेवलप नहीं हो पाए अभी तक। भूटान हो गया, कहीं हो पाया डेवलप? आप बताइए, वहां पर आपको पता है कि शायद राजा का शासन रहता है वहां पर अभी भी, है ना, वो समाजवादी कहते हैं अपने आप को। तो देखिए भूटान कितने वर्षों से आज भी वैसे ही है ना। भूटान में जो तानाशाह वगैरह था शायद 1967 के आसपास खत्म हो गया था, तब से भूटान की स्थिति वैसी की वैसी है, कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया उसमें। तो ये लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सारी ऑनरशिप रखती है इंडस्ट्रीज वगैरह पर, हर एक चीज पे, तो गवर्नमेंट उनसे जो पैसा आता है उसी को यूज करती है बस। तो आशीष भाई, हाँ, तो आशीष भाई, अगर गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है, हम देखते हैं हमारे देश में भी स्टार्टिंग में हम देखते हैं जूते से लेके ब्रेड तक सब कुछ गवर्नमेंट बनाती थी, सोची थी हम बना ले। तो फिर हम देखते हैं पर गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास काम करने का इंसेंटिव नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती, जहाँ प्रॉफिट नहीं है वहाँ इंसेंटिव नहीं है। तो फिर ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड होना चाहिए था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो एंटरप्राइजेस हैं वो बंद होकर प्राइवेट आने चाहिए थे। जी वो मैं वही बोल रहा था कि इन लोगों का ना ऐसा कोई, इसी वजह से तो सोशलिज्म सक्सेस नहीं हुआ। आप देखिए आज वर्ल्ड में ज्यादातर कैपिटलिज्म को फॉलो किया जा रहा है ना। हम उसकी यूएसएसआर की भी अपनी बात करते हैं, तो यूएसएसआर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया वहां पर, या फिर जो सोशलिस्ट कंट्रीज है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही? वहां पर इंसेंटिव्स के मोटिव नहीं होता लोगों के पास। लोग ये सोचते हैं मैं ज्यादा काम क्यों करूं, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक फील्ड है, खेत है ना, और उस मतलब कुछ फील्ड्स है, कुछ खेत है, वहां पर निर्धारित कर दिया गया कि इस जगह के जो लोग हैं वो इस खेत में काम करेंगे और जितना भी प्रोडक्शन होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब उस खेत में लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल होता है वहां पर कि मैं ही ज्यादा काम क्यों करूं। वो ये सोच के चलते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, जब ये कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो थोड़े ही काम कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा काम क्यों करूं यहाँ पर। तो ये इंसेंटिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो हायर प्रोडक्शन नहीं करते। तो जितना फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, संसाधनों का जो उच्चतम जो प्रयोग है, सर्वश्रेष्ठ जो प्रयोग है, वो नहीं हो पाता सोशलिज्म में, है ना। एक तरह से कम्युनिज्म में भी नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है ना, फेल हो गए वो, है ना, क्योंकि लोगों के पास वह इंसेंटिव ही नहीं था कि हम ज्यादा काम क्यों करें, इससे ज्यादा मैं क्यों करूं, है ना। लेकिन ना जो कम्युनिज्म सिस्टम है, कार्ल मार्क्स ऐसा मान के चलते, मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स ऐसा मानता है कि जो एक व्यक्ति होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं, लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, और जो लोग हैं वो किसी भी चीज की ओनरशिप अपने हाथ में नहीं चाहते। इसीलिए एक ऐसे सिस्टम को लाओ जहां पर राज्य ना हो, सरकार ना हो, और लोग आपस में मिलजुल कर ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक छवि बताई थी एक व्यक्ति की, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जिस छवि को रखा लोग व्यक्तियों की, वो कहीं ना कहीं एक तरह से परिकल्पना है, सिर्फ ऐसा होता ही नहीं, आपको खुद भी पता है। वो मानते थे कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा काम इसलिए करेंगे ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो। कार्ल मार्क्स मानते थे, जब उनसे पूछा नहीं गया, उन्होंने जब अपने विचार रखे, तो भाई कि कैपिटलिज्म में तो इंसेंटिव होता है, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे उसका इंसेंटिव मिलेगा, है ना। एक जैसी प्राइवेट कंपनी होती है, तो वहां पर लोग बोनस ज्यादा मिलेगा, उसका प्रमोशन होगा। इस इंसेंटिव के साथ एक व्यक्ति ज्यादा काम करता है, हार्डवर्क करता है एक एमएनसी में, है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे कि एक व्यक्ति इसलिए हार्ड वर्क करेगा ताकि सोसाइटी, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता ना। हमें पता है कि एक व्यक्ति के जो अंतर्गत कुछ व्यक्ति हो सकते हैं मान लीजिए, लेकिन क्या कहते हैं सोसाइटी एट ऑल देखा जाए तो हर व्यक्ति के मन में ये सवाल, ये क्वेश्चन नहीं आता कि मैं ज्यादा काम इसलिए करूं कि दूसरों का भला हो सके। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा भला हो सके। तो उन्होंने जो छवि रखी ना एक व्यक्ति के, कार्ल मार्क्स ने, वो सिर्फ ना
सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन वास्तविकता में हम सभी को पता है कि एक व्यक्ति की जो छवि है वो कैसी है। जैसे कैपिटलिज्म क्या बोलता है, कैपिटलिज्म मानता है कि भाई जो एक व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंट चाहता है, वो स्वतंत्रता चाहता है, उनका जो मेन फोकस होता है वो स्वतंत्रता पे होता है, और वो मानते हैं कि एक व्यक्ति तभी ज्यादा काम करता है जब उसे प्रॉफिट मिले, है ना। तो इसीलिए ना सोशलिज्म और कम्युनिज्म सफल नहीं हो पाए अपने वर्ल्ड में, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स के द्वारा विचार रखा गया एक व्यक्ति के बारे में जो सोच रखी गई वो गलत थे, और एक व्यक्ति इंसेंटिव के लिए काम करता है, ये बात सिद्ध हुई है, ये बात प्रूफ हो चुकी है अब। इसीलिए वर्ल्ड में अपना हम कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा वर्ल्ड। जी जी। तो आशीष भाई हम ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने बातें रखी वो सुनने में अच्छी थी बस। हाँ, सुनने में बहुत अच्छी थी, सुनने में, समझने में। कोई हमसे बोले कि एक ऐसी सोसाइटी होगी, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, मुकेश अंबानी जी भी हमारे बराबर कमाएंगे और हम मुकेश अंबानी जी के बराबर कमाएंगे, और दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों मिलकर इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके। तो बड़ा अच्छा लगा हमें तो सुनने में, क्या बात बोल दी कार्ल मार्क्स ने। हमें तो ऐसे करना चाहिए, सब बराबर होंगे, मुकेश अंबानी जी को हम इतना बड़ा मानते हैं, वो होंगे ही नहीं बड़े, हमारे बराबर होंगे, हमारे साथ काम करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छी लग गई कि हम सब इसलिए ज्यादा काम करेंगे ताकि कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके। लेकिन जब हम हकीकत में इस चीज को देखेंगे, इन रियलिटी तुम देखेंगे ये तो चीज बिल्कुल ही बेकार है, ये तो सक्सेस हो ही नहीं सकती, है ना। व्यक्ति सामने बोल सकता है कि मैं ज्यादा काम करूंगा, पर इन रियलिटी जब उसे ऑब्जर्व किया जाएगा तो देखा जाएगा वो सोच रहा है कि सामने वाला ज्यादा काम करे और मैं कम काम करूं, मैं बैठे रहूं। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है अपने आप में। जैसी जमींदारी सिस्टम था, जी जी। तो आशीष भाई, हाँ जी आशीष भाई जी बिल्कुल आप करिए। मैं बोला जैसी जमींदारी सिस्टम था, तो वहां पर हर जमींदार क्या सोचता था, क्योंकि सारे जो खेत वगैरह थे जमींदार ने अपने कब्जे में ले लिए थे, और किसान जो थे वो अपने खेतों पर एक किराएदार बन गए थे। तो जमींदार ये एक्सपेक्ट करते थे किसानों से कि ये किसान इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि मुझे प्रॉफिट मिल सके। तो वो किसान क्यों करेंगे, एक बात अपने तो अलग बात है ना, कि मेरा राइट, मेरा खेत है, ये मेरा घर है। जब हम ये बात आ जाती है मेरा है, तो हम ये सोचते हैं कि मुझे बहुत जमकर काम करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना ये तो दूसरे की इंडस्ट्री है, मान लो हम एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ कंपनी हमें इंसेंटिव क्यों दे रही है, ताकि हम ज्यादा काम कर सके। उन्हें पता है कि अगर हमें इंसेंटिव नहीं देंगे, हमें बोनस नहीं देंगे, हमें प्रमोशन नहीं देंगे, तो एक व्यक्ति काम ही नहीं करेगा। वो सोचेगा मेरी इंडस्ट्री थोड़ी ना है ना, कौन सा ये मेरी है, ये मेरे पिताजी की है, जो यहाँ पर मैं रात दिन मेहनत करूँ अपने मन से, है ना। लेकिन वहीं पर अगर वो इंडस्ट्री मेरी हो, मेरा घर हो, मेरे खेत हो, तो मैं सोचूंगा ये मेरा है, मुझे इसका डेवलपमेंट करना है, कुछ भी हो जाए, तो मैं अपने पूरे मन से काम करूंगा वहां पर। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम है जो वहां पर कमियां देखी जाती हैं जब सोशलिज्म के और कम्युनिज्म की, तो ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। वहाँ इंसेंटिव के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोच है। लेकिन लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे चीजों को जज करते हैं, है ना। हम भौतिक चीजों के बेसिस पर कि भाई हमें कितना पैसा मिल रहा है, कितने रिसोर्सेस मिल रहे हैं, हम इस चीज के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं आज के टाइम पर, ना कि इस चीज के बेसिस पे कि समाज का कितना कल्याण हो रहा है, हम कितने हैप्पी हैं सोशल वेलफेयर करके। आज के टाइम पे ये बातें ना सिर्फ सुनने देखने के लिए अच्छी लगती हैं बस। जी तो जी बोलिए तो मित्रों, हाँ मित्रों और किसी का कुछ प्रश्न है आप कंटिन्यू करिए। मेरा है आशीष का। हाँ बोलिए। हाँ मैं पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि जैसे सोशलिस्ट कंट्री कुछ ऐसे हैं जो उतनी तरह से विकसित नहीं हो पाए, है ना, आपने ये कहा था। लेकिन हम स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्डिक कंट्री के बारे में बात करें, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह, वहाँ तो पूरी तरह से डेवलप है, वहाँ एचआर का रैंक है तो काफी अच्छा आता है। तो मतलब ये कंट्रोवर्सी कैसे है? कुछ चीजों एक्सेप्टेंस भी होते हैं, लेकिन जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सब की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सिस्टम क्या है, वो सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉलो करते हैं। मतलब वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप को रिजेक्ट नहीं किया जाता वहाँ पर, और वो लोग ना अपने हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो औरों के मुकाबले काफी कम है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पॉपुलेशन एक फैक्टर है यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के या सोशलिस्ट कंट्रीज में एक्सेप्शंस को पैदा कर रहा है। यहाँ पर देखो तुम खुद ही सोचो कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी आगे आती हैं, ठीक है, लेकिन इन जीडीपी देखें, क्या वो जीडीपी के टर्म्स में कहीं पर है? जीडीपी क्या, मैं आपको बताया था कि जो जीडीपी वगैरह होती है किसी भी देश की, ठीक है, उसके जीडीपी के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज को कि भाई अमेरिका नंबर 1 जीडीपी है, चाइना सेकंड है ना, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इंडिया हो गया, तो ये टॉप 10 में, टॉप 6 में आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहीं पर भी जीडीपी के टर्म्स में टॉप 10, टॉप 20 में दिखती हैं? वो लोग अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को सुधारते हैं, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं, सोशलिस्ट कंट्री होने के नाते, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस कंट्रीज में बहुत आगे है। मैंने आपको बताया तो दो एस्पेक्ट है यहाँ पर, एक हैप्पीनेस का एस्पेक्ट है कि सोशल वेलफेयर का एस्पेक्ट है, एक है दूसरा मटेरियलिस्ट थिंग्स का।
तो कैपिटलिस्ट जो होता है वो मटेरियलिस्ट थिंग्स पे ज्यादा ध्यान देता है, और जो सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे ज्यादा फोकस करती हैं, अपने वेलफेयर चीजों पर ज्यादा फोकस करती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो केस है वो थोड़ा एक्सेप्शंस में इसी वजह से आ रहा है कि एक तरीके से तो वो सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहती है अपने आप को, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, ध्यान से समझना। सोशलिज्म के ना बहुत रूप हैं बच्चों, मैंने आपको इन सोशलिज्म जो पढ़ाया है इन जनरल पढ़ाया है ना, लेकिन सोशलिज्म के भी कई रूप हैं, कई पार्ट्स में बट रखा है सोशलिज्म, कई विचारधाराएं सोशलिज्म की। अगर आप सोशलिज्म को पढ़ोगे आपको 10 से 12, 15 से 20 तरीकों का सोशलिज्म मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां का जो सोशलिज्म है वो सोशल डेमोक्रेटिक है, जैसे एक तरीके से इंडिया का है, ठीक है। तो इंडिया का जो सोशल डेमोक्रेसी है वो क्या है, ये एक तरीके से ना कैपिटलिस्ट का छोटा सा रूप है। आप बोलते तो जरूर हो कि भाई ये लोग सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन वो ना सोशलिस्ट कंट्रीज नहीं है हकीकत में, वो सोशल डेमोक्रेटिक है। और सोशल डेमोक्रेटिक वो कंट्रीज होती हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने ऊपर चादर डाल रखी है सोशलिज्म की। वो बोलते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके से, प्राइवेट ओनरशिप है। भाई सोशलिज्म तो प्राइवेट ओनरशिप की मना करता है ना, कि प्राइवेट ओनरशिप होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखो, नॉर्वे को देख लीजिए, स्वीडन को देख लीजिए, डेनमार्क को देख लीजिए, या और भी कंट्रीज, तो भाई वहां तो प्राइवेट ओनरशिप है। वो लोग प्राइवेट ओनरशिप के साथ सोशल वेलफेयर को आगे बढ़ा रहे हैं, और वहां पर जो प्राइवेट एंटिटीज मतलब प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। पर हमने क्या बोला कि सोशलिज्म में प्राइवेट कंपनीज नहीं होती, सारी जो ओनरशिप होती है इंडस्ट्रीज की, है ना, वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। लेकिन कहाँ है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो नॉर्वे है, वहां पर ऐसा कहाँ है। वहां पर तो प्राइवेट ओनरशिप है, वहां प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, वहां पर लेबर होती है, और जो लेबर होती है वो उनकी इनकम में भी डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं। तो एक तरीके से उन्होंने अपने ऊपर चादर डाल रखी है सोशलिज्म की, लेकिन आंतरिक रूप से वो एक छोटे कैपिटलिज्म के फॉर्म को सपोर्ट करती है, जिसे हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना, समाजवादी लोकतंत्र। तो जैसे कि इंडिया भी इसी का एक एग्जाम्पल है, इंडिया भी समाजवादी लोकतंत्र को फॉलो करता है ना। कि इंडिया बोलता है अपने प्रेमबल में तो बोल देता है कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन जब हम आंतरिक रूप से देखते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप जमकर चल रही है ना। मुकेश अंबानी जी की अपनी रिलायंस ग्रुप है, टाटा की अपनी टाटा ग्रुप है ना, अडानी जी का अडानी ग्रुप है। और दूसरी बात यहाँ पर जो क्या कहते हैं ओनरशिप की बात की जाती है तो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ही कम ओनरशिप है। तो ऐसे ही हाल है कुछ स्कैंडिनेवियन, जिसमें हम स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क इनका एग्जांपल दे सकते हैं। बस ये करते क्या है कैपिटलिस्ट, लेकिन कुछ ना सोशल वेलफेयर की स्कीम्स इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप को सोशलिस्ट कंट्रीज बोलती हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम, कि ये लोग अपने जो नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं हायर स्टडीज तक। मतलब चाहे आप वहां पर वो कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आप वहां पर एमबीए कर लीजिए, आप वहां पर एक तरीके से वो क्या कहते हैं एमबीबीएस कर लीजिए, तो वो लोग पूरा पैसा आपके ऊपर खर्च करेगी गवर्नमेंट, आपके एजुकेशन पे, आपके हेल्थ पर, या आपके लिए जो बाकी सब्सिडाइज्ड जो चीजें होती हैं, आपको हर एक चीज में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रही है। बाकी देश बस एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं दे सकते, कैपिटलिस्ट कंट्री में एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलना मुश्किल है, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज है वो अपने नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रही है, फ्री शिक्षा दे रही है, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। लेकिन प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वहां पर, है ना। तो ऐसी कंट्रीज को हम सोशल डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं, और यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं बड़े हाई है ना, इन लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर ये इनकी हकीकत है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, ये हकीकत है रोहित, कि वो अपने आप को बोलती है जरूर है सोशलिस्ट, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ चादर सोशलिज्म की है, आंतरिक रूप से वो पूरी तरीके से सोशलिज्म है नहीं है। जी भैया समझ गया, थैंक यू। हाँ, ये विश्व इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि नॉर्डिक कंट्रीज और जो क्या कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क का बड़ा एग्जांपल दिया जाता है। लेकिन आप देखिए ये मैटेरियलिस्ट थिंग्स में कहां पर है, जीडीपी में कहां पर स्टैंड करती हैं। क्या कभी नॉर्वे नंबर 1 जीडीपी बना है वर्ल्ड में? क्या कभी स्वीडन नंबर 1 जीडीपी बना है वर्ल्ड में? नंबर 1 छोटे टॉप 5 में आया कभी है? इनमें से कोई देश कभी टॉप 5 में नहीं आया। तो लोग बोलते हैं कि कम है तो प्रोडक्शन कम है। अच्छा भाई, केवल जीडीपी के टर्म्स में कैसे देख सकते हैं? अगर भारत में 100 करोड़ लोग हैं और जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं वहां पर 2-3 करोड़ लोग हैं, तो हम पर कैपिटा इनकम में देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन आपको पता होगा कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, तो हम उसमें तो सबसे पहले जीडीपी को लेकर आ जाते हैं, है ना। कि भाई जो अमेरिका की बात कर लो, भारत की बात कर लो, चाइना की, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से इस बात का ज्ञान है हम सभी लोगों को कि अमेरिका की जनसंख्या तो इनसे आधी की भी आधी
है ना। जैसे मान लीजिए एक लमसम आंकड़े लेकर चलते हैं कि भारतीय जनता 40 करोड़ है, तो 140 करोड़ का आधा कितना होता है? 70 करोड़। और 70 करोड़ का आधा कितना होता है? 35 करोड़। तो लगभग 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका है ना नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन भारत नहीं। जनसंख्या तो चाइना नंबर और भारत नंबर 2, लेकिन भारत को पहुंचने लगभग बोल सकते हूँ मैं। जब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि जीडीपी कोई जीडीपी सिस्टम है कंपैरिजन का, उसे नहीं देखना है ना। जीडीपी में भी अपने आप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है, फॉलो कर रहे हैं कि हमेशा एक लिस्ट बोल देते हैं अमेरिका इज मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा कैपिटल की बात करते हैं इनकम है ना, क्योंकि जैसे आपने बताया वहाँ की पॉपुलेशन 2-3 करोड़ है, उनकी पॉपुलेशन कम है ना। लेकिन मैं आपको जैसे कि ये भी बात बता दी कि वहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी है, जिसके अकॉर्डिंग वो भारी रूप से तो समाजवाद है, वहाँ पर सोशलिज्म है, लेकिन आंतरिक रूप से वो भी कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं। एक तरीके से कैपिटलिज्म का ही रूप बोल सकते हैं हम इसे, पर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते बस इस चीज को। इतना फर्क है यहाँ पर। आपको तो पता ही है, डेनमार्क और स्वीडन और कुछ भी हो देश, वहाँ प्राइवेट ओनरशिप भी है, बस वहाँ पर एजुकेशन फ्री मिल रही है, हेल्थ सर्विसेज फ्री मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिल रही है। इन स्कीम्स की वजह से वो लोग अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री कहते हैं, लेकिन है तो कैपिटलिज्म का ही पार्ट ना वो। हाँ जी बिल्कुल जी। तो आशीष भाई, आप जो आपको बताना था वो ओवर हो गया? ओवर तो नहीं हुआ तो आप हमें और ले सकते हैं, ऐसी कोई बात है? हाँ तो ठीक है, लेकिन जरा आज मैं आपको बताता, थोड़ा सा काम भी है मुझे इस वजह से थोड़ा। हाँ जी। तो आप ना जैसे हमने हर किसी को कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कभी भी यार कोई व्यक्ति सोशलिज्म पढ़ रहा हो, कैपिटलिज्म पढ़ रहा हो, तो मुझसे आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए समय सीमा भी होती है हमारे पास, और हम इन जनरल पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे जो अलग अलग कोर्सेज के, तो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। मुझे लगता है इतनी जनरल नॉलेज उनके लिए काफी है कि सोशलिज्म है क्या, सोशलिज्म की क्या अच्छाइयाँ क्या कमियां हैं, है ना, और क्या क्या विचार के सोशलिज्म। और सोशलिज्म को सिर्फ सोशलिज्म एक ही नहीं है यहाँ पर, है ना, सोशलिज्म के भी अनेकों रूप हैं। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पर आप ना वो कर दीजिए, शासन कर दीजिए, मतलब लोकल गवर्नमेंट बना दीजिए, और जो क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी है उसे खत्म कर दीजिए, जो कास्ट सिस्टम है उसे खत्म कर दीजिए, वही सोशलिज्म है। महात्मा गांधी तो ये बोलते हैं, ये सोशलिज्म आप देखिए। अब सोशलिज्म जो इन जनरल हकीकत में है, महात्मा गांधी जी तो अपना अलग सोशलिज्म बता रहे हैं, है ना। महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग सोशलिज्म क्या है कि गरीबी खत्म कर दो, ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करो, लोगों के हाथ में पावर दो, और क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम को खत्म कर दो, वही सोशलिज्म है। वो तो ये बोलते हैं। तो अब देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ाया और जो महात्मा गांधी का सोशलिज्म है उसमें कितना अंतर है। तो सोशलिज्म के अनेकों रूप है, लेकिन इन जनरल जो हम सोशलिज्म पढ़ते हैं वो वही है जो मैंने आपको आज बताया कि हर एक चीज पे जो नियंत्रण है वो सरकार का होना चाहिए, और जो सरकार है वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव के साथ काम करती है। और ये ज्यादातर जो सक्सेसफुल हो सकता है अगर, तो वो ऐसे नेशंस में हो सकता है जो गरीब है, जहाँ पर सोशल वेलफेयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी। तो आशिफ भाई, ये सोशलिज्म हमारा क्लियर हो चुका है। जो आशिफ भाई दो बच्चे हैं, एनार्किज्म और जो एक और है, आप उस पर भी शॉर्ट में बता दीजिए, फिर कुछ प्रश्न होंगे तो वो ले लेंगे हम लोग। क्या कहते हैं हमारी जी, अभी तो मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा। मैंने आपको बता दिया था, पर्सनल थोड़ा काफी जरूरी काम है मुझे, अचानक से ही आ गया, वैसे कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं था, अचानक से आ गया, इसी वजह से मैंने ये टाइम निकाला आप लोगों के लिए। तो वो मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको कभी भी बता दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमेशा, है ना। इसी के ऊपर अगर कोई चर्चा करनी है तो कर लेते हैं। जी मित्रों, आपको कुछ प्रश्न है इस पर और? है ना, देखिए तीन सिस्टम लिखा है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, तीन सिस्टम जो जरूरी है हमारे लिए, और तीनों सिस्टम आप कंपेयर भी कर सकते हो और एक दूसरे से वार्तालाप भी कर सकते हो, पॉइंट्स भी रख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है या हमें किसे प्रेफर करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मित्रों, आप कुछ यदि प्रश्न रखना चाहें, अपना कुछ बिंदु रखना चाहें तो आप आमंत्रित हैं अभी। हाँ जी भैया, मुझे भैया मेरा प्रश्न जी, आरती पहले आप, फिर रितेश, फिर आप पूछना कि भैया 4 कंट्रीज में हम कैपिटलिज्म कहाँ तक सक्सेसफुल रहता है, कि मतलब क्या वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है या फिर 4 कंट्री को और वो नीचे ला देता है? जी आरती, देखिए 4 कंट्रीज के लिए तो सोशलिज्म थोड़ा सा खतरनाक सा है, सॉरी कैपिटलिज्म, है ना। जैसे मैंने अभी लेक्चर जब मैं दे रहा था तो मैं आपको बताया था 4 कंट्रीज से होता क्या, देखिए
कैपिटलिज्म को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म में सबसे पहले हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकें, है ना, क्योंकि कैपिटलिज्म की जड़ी यही है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो होना चाहिए और गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं होनी चाहिए। चाहे प्राइस बहुत हाई हो जाए या प्राइस बहुत लो हो जाए, सरकार कुछ ना करे, जो चल रहा है वो चलने दे। लेकिन जो गरीब पुअर कंट्रीज होती है ना, वहां पर अगर हमने सरकार उसके फ्री डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सब छोड़ दिया तो आपको पता है कि वहां पर मोस्टली लोग पुअर हैं। तो जब लोग पुअर हैं तो वो लोग अपने जीविका निर्वाह कैसे करेंगे, वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न करेंगे। और प्राइस बहुत हाई हो गए, जैसे पेट्रोल अभी इंडिया में जा रही है, ऐसी पुअर कंट्रीज में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग तो पेट्रोल खरीद ही नहीं पाएंगे कभी। पेट्रोल छोड़िए, कभी दालों के, है ना, या फिर क्या कहते हैं सब्जियों के प्राइस बढ़ गए तो जो पुअर पीपल्स है वो तो बेचारे सब्जी भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है। और की बात, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी। ऊपर से कंट्री पहले से गरीब है तो जो गरीब लोग हैं बेचारे उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और फिर मैं आपको बताया था कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता क्या है, ज्यादातर गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं चुनावों के लिए, इलेक्शंस के लिए, है ना। तो जब वहां पर गवर्नमेंट को वो फंडिंग करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाएगी जो उनके लिए अच्छे हों, गरीब लोगों के लिए कुछ हो या ना हो। तो एक तरह से गरीब लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा घातक होगा। और पहली बात तो गरीब लोगों में ऐसे लोग ही मिलना बहुत मुश्किल है जो अपनी खुद की प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओपन कर सके। आपको पता है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक रिलायंस कंपनी को खड़ा करने के लिए, है ना, एक टाटा जैसा ग्रुप बनाने के लिए, है ना, आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, आपको लैक्स करोड़ में रुपए चाहिए, है ना, 5 लाख करोड़। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाना पुअर कंट्रीज में किसी भी इंडिविजुअल के लिए काफी टफ है। और मान लीजिए 2-4 इंडिविजुअल मिल भी जाए तो उससे फिर कुछ नहीं होना, ऐसे तो मोनोपोली हो जाएगी उन 2-4 लोगों की, वो अपने कंट्री पे कब्जा कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो फिर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है पूरे कंट्रीज में खुद ही चीजों को संभालती है, ताकि ये अमीर गरीब का अंतर ना बढ़ पाए और जो पुअर लोग हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाकर उनकी स्थिति में को सुधार लाया जा सके। जो लोग इस चीज के भी लायक नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्हें शिक्षा दी जाए, क्योंकि एजुकेशन मिलेगी तभी वो अपने सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। बिना एजुकेशन के लिए उनका अपना डेवलपमेंट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पुअर कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वहां पर ये सक्सेसफुल हो कैपिटलिज्म। जी रितेश, अब आप पूछिए। जी भैया, मेरा ये संबंधित प्रश्न ही था कि भैया जैसे आप जो बता रहे थे गरीब देशों के उदाहरण जैसे भूटान, नेपाल, तो भैया ये जैसे इन्होंने समाजवाद फॉलो किया इसलिए ये गरीब रहेगा या ये गरीब है इसलिए समाजवाद फॉलो कर रहे हैं? जी दोनों ही रीजन से रितेश, दोनों ही रीजन है कि पहली बात तो ये गरीब थे इसलिए इन्हें समाजवाद को फॉलो किया, और समाजवाद को फॉलो किया इसलिए अब ये गरीब ही रह गए, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं अभी बताया था कि भूटान जो नेपाल थे वो शुरू में ही इतने ज्यादा कुछ पैसे वाले नहीं थे, है ना, इनके पास जो रिसोर्सेज थे वो पैसे इतने ज्यादा मात्रा में नहीं थे। जैसे जब हम अरब देशों की बात करते हैं तो उनके पास जो रिसोर्सेज है वो पहले से ही, है ना, इतने ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके अपना वो डेवलप कर सकते हैं, है ना। या फिर हम जो बाकी देशों की बात करें अमेरिका वगैरह की भी, तो उनके पास रिसोर्सेज थे पहले से, है ना, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं पहले से इतने ज्यादा नहीं थे, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं थे जिससे वो अपना डेवलप भी कर पाते। तो उन्होंने सोचा कि भाई सोशल वेलफेयर करना है, और आपको पता है इन कंट्रीज में ज्यादातर ना मोनार्की सिस्टम रहा है ना, मोनार्की सिस्टम रहा है काफी टाइम से। तो वहां पर ये सोचा गया कि अगर हम लोगों को कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में छोड़ देंगे तो ये और ज्यादा डूब जाएंगे। तो उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया, और सोशलिज्म में आपको पता है ज्यादा प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया जाता, सोशल वेलफेयर पे दिया जाता है। तो सोशल वेलफेयर की वजह से अब ये इतना ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। तो ये दोनों ही रीजन यहाँ पर लागू होते हैं। जी मित्रों, और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बिंदु रखना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं अभी। तो भैया जैसे अगर हमें जैसे एक मॉडल पेश करना हो कि इन देशों के लिए कौन सी राजनीतिक विचारधारा सही रहेगी, तो वही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली सही रहेगी क्या? जी बिल्कुल रितेश, बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि इन देशों के लिए कोई मॉडल हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ जो गरीब लोग हैं ज्यादा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीजों को, ज्यादा लोग गरीब है मानते हैं हम इस चीज को, लेकिन गवर्नमेंट अगर एजुकेशन वगैरह लेकर आ रही है, हेल्थ सर्विसेज दे रही है, तो एजुकेशन की सहायता से लोग अपने आप को धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं, अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। आपको पता है कि एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वो अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं, वो नई नई चीजों को सीख सकते हैं, बाहर देशों में जाकर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास इतनी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, गरीब देश इसलिए है ना, तो वो दूसरे देशों में जाके रिसर्च कर पाएंगे और उनके पास एजुकेशन होगी, और उससे पढ़ लिख कर वो अपने यहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं। तो उनके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था काफी बढ़िया रहेगी, जैसे भारत ने भी शुरुआत से मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया है।
तो आशीष भाई 1947 से 1991 इसमें ये कह सकते हैं भारत समाजवादी राष्ट्र था और उसके पश्चात जो है एक पूंजीवादी राष्ट्र बन गया 1991 की जो उदारवादी नीति आई थी उसके बाद। बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैं भी इसी बात को सोचता हूँ काफी हद तक। जब बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं 12th क्लास तक की या फिर हायर एजुकेशन की, तो मतलब हमें ये बताया जाता है कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी था। लेकिन कई बार मेरे माइंड में ये प्रश्न आते हैं, मैं पूछता भी हूँ कि भाई कैसे था, है ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो हम तो ये बात करते हैं ना कि दोनों सिस्टमों को साथ लेकर चलना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, देखिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं 50-50 होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को फॉलो करना चाहिए ना बराबर तरीके से। आप जब बोल रहे हो कि भाई हम दोनों का मिश्रित मॉडल अपनाएंगे, तो मिश्रित होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं 1991 तक भारत सोशलिस्ट इकोनॉमी था, वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था, और 1991 के बाद जो नीतियां आई और आज जो नीतियां चल रही हैं वो साफ साफ ये चीज दर्शाती है कि भारत एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है। तो ये बात सच है काफी हद तक। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही है, जैसे कि एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो हम जैसे जो क्या कहते हैं मान ली मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो पुअर लोग हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, उनके लिए यही काफी सपोर्टिव है। कम से कम फ्री एजुकेशन तो मिल रही है, गवर्नमेंट उन्हें फ्री हेल्थ सिस्टम तो प्रोवाइड कर रही है ना, तो उस सिस्टम की सहायता से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। ये बिल्कुल ठीक बात है। जी मित्रों, और किसी का कुछ प्रश्न है? जी भैया मेरा जी अभिजीत जी, जैसे कि अभी हमारा देश जो है जो प्राइवेटाइजेशन की ओर मतलब सारा चीज बढ़ते जा रहा है, तो ये देश के भविष्य के लिए अगर ये हम अच्छा समझे या फिर ये आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है, या क्या समझे जो प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है हमारे देश में? जी अभिजीत, देखिए मतलब इस पे काफी कंट्रोवर्सी रहती है ना। अगर मैं अभी आपको एक कोई पॉइंट बता दूंगा तो आपको लगेगा कि भैया अपनी विचारधारा हम पर थोपने हैं, भैया जो सोचते हैं वो हमें बता रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी है, तो मैं अपना आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप सभी लोगों के लिए सही ना हो, या सभी लोग आप इस चीज पर बिलीव ना करो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना मैं बताता हूँ, देखिए लोग चाहते क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग चाहते हैं क्या है कि हम अमेरिका जैसे शक्तिशाली बने, लोग चाहते हैं क्या है कि हम अमेरिका जैसी मिलिट्री रखें पावरफुल, और जो मिलिट्री पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो सके। लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर हर एक व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सके, है ना। और लोग हमेशा जब भी भारत की बुराई करते हैं तो इस चीज के आधार पे करते हैं कि अमेरिका कितना डेवलप है, ब्रिटेन कितना डेवलप है, फ्रांस कितना डेवलप है, जर्मनी कितना डेवलप है, जापान कितना डेवलप हो रहा है, या फिर कोई अन्य देश, है ना। लेकिन मैं उन लोगों से यही प्रश्न करना चाहूंगा कि आप जिन देशों की बात कर रहे हो, क्या उन देशों में प्राइवेटाइजेशन नहीं है? क्या वो देश पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या क्या उन सभी देशों ने प्राइवेटाइजेशन को नहीं अपनाया है? अगर अपनाया है तो तुम भारत में प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों करते हो? अगर आपको प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना है तो आप उन देशों से भारत को कंपेयर ही क्यों करते हो? या तो आप भूल जाओ कि भारत को अमेरिका बनाना है ना, या तो आप भूल जाओ कि क्या कहते हैं, जी किसी का क्वेश्चन है, अमेरिका पूरी तरीके से प्राइवेटाइज्ड है ना। अमेरिका में हर एक चीज प्राइवेटाइज्ड है, यहाँ तक कि स्कूल तक। अगर जैसे आप भारत में एमबीए करते हो या फिर आप क्या कहते हैं एमबीबीएस वगैरह करते हो, तो हो सकता है भारत में आप 5 से 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए तक में काम हो जाए आपका। लेकिन आप अमेरिका से यही डिग्रीज हासिल करना चाहोगे, है ना, वो भी वहां पर, क्योंकि सारे जो स्कूल कॉलेज सारी चीजें प्राइवेटाइज्ड है, तो लगभग आपको अमेरिकन इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 3 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है, या 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी आ सकता है। अगर अमेरिका से आप डिग्री हासिल करते हो एजुकेशन को या हेल्थ को भी हासिल करते हो, तो इतना ही ज्यादा महंगा है अमेरिका। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि या तो आप एक मानसिकता रखते हो, या तो आप भारत को अमेरिका बनाना ही मत चाहो, या तो आप भारत को ब्रिटेन जैसा शक्तिशाली मत चाहो, या तो आप उन जैसे देशों से कंपेयर मत करो भारत को। और यदि आप कंपेयर करते हो और भारत प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है तो विरोध मत करो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक चीज पे तो हमें रुकना पड़ेगा ना। आप दोनों चीजों को चाहते हो कि अमेरिका भी बन जाए भारत, लेकिन भारत में प्राइवेटाइज्ड भी ना हो, है ना। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन सही है गलत है उसकी, तो ये प्राइवेटाइजेशन के अपने खुद के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन होने से जो चीजें हैं उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, और भारत भी ग्लोबल लेवल पर जो भारत की इंडस्ट्रीज है वो कॉम्पिटिट कर पाएंगे। आज के टाइम पे आपको पता है गिनी चुनी, अगर मैं आपसे भारत की 10 इंडस्ट्रीज के नाम पूछ दूं तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में आप 10 इंडस्ट्रीज के नाम नहीं बता पाओगे, है ना। 10 इंडस्ट्रीज नहीं बता पाओगे। गिने चुने क्या, टाटा है, अंबानी है, क्या कहते हैं अडानी है, आदित्य बिरला है, पतंजलि है ना। 5 हो गए आपके। और अब इसके बाद आपको सोचना पड़ जाएगा, अब आप बड़ा सोच के बताओगे, है ना, गूगल कर करके बताओगे कि और कौन सी भारत के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है। लेकिन
जब दूसरे देशों की बात करते हैं, अमेरिका के मैं पूछ दूं या किसी देश, आप हाल तुरंत है ना 2 मिनट जब वो सारे नाम दोगे कि भैया अमेरिका में तो क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की है ना, अमेजोन अमेरिका की है ना, या फिर आप बात करो एलन मस्क की जो स्पेस की एजेंसीज हैं वो अमेरिका की है ना, आप बात करो फेसबुक, ट्विटर, पेप्सिको, है ना, या स्टार्टिंग देखो पिज्जा की, बर्गर की, है ना, या फिर आप मैकडी को देखो, या फिर आप ब्लू जींस को देखो, मतलब कुछ भी देखो A to Z। आप बात करो नाइक की, है ना, आप बात कर रहे हो मतलब किसी भी कंपनी की बात करें तो आपको इंडियन नहीं मिलेगी वो कंपनी, आपको इंडियन नहीं मिलेगी। और ना हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिट कर पा रही हैं। तो कॉम्पिटिट कब कर पाएंगी, वो हमारा जो कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पे कब हो पाएगा, जब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन होगा, है ना, तब हमारे जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं वो वहां पर कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन आप जब प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में रहोगे तो कैसे होगा ये, है ना। दूसरी बात नेगेटिव पॉइंट आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स और ज्यादा कम होती रहेंगी, है ना, और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स कम होंगी तो जो गरीब लोग हैं वो पिछड़ते जाएंगे, वो अपना डेवलपमेंट करने में असक्षम रहेंगे। आप अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपने प्राइवेटाइज कर दी, तो अभी जैसे हम जैसे लोग हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। क्यों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है पर सेमेस्टर पर ईयर, है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख होगी पर ईयर की। जैसे आपको पता है जो भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं कम से कम उनकी पर सेमेस्टर जो फीस है वो 60 से 70 हजार रुपए मिनिमम है, 60 से 70 हजार। हर कोई मुझसे बोले बेसिकली कि आप पर ईयर 60 से 70 हजार रुपए फीस पे करो, है ना, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तो मैं तो बोल दूंगा भाई मुझे नहीं पढ़ना, मेरे पास नहीं इतने पैसे, ना मेरे घर वाले मुझे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। अक्सर ये न्यूज चलती रहती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज्ड हो सकता है, ये स्कूल प्राइवेटाइज्ड हो सकता है, ये न्यूज चलती रहती है। तो हमारे अंदर तो एक डर सा आ जाता है कि अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए साल भर में फीस भरेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है यहाँ पर क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि जिस तरीके से देश का डेवलपमेंट हो, जीडीपी देश की इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम देश का इंक्रीज हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज किया जाए, है ना। एकदम से प्राइवेटाइजेशन भी ठीक ही नहीं है। जैसे चाइना ने आपको पता होगा प्राइवेटाइजेशन किया, लेकिन 10-10 15-15 साल में चाइना एक एक चीज को प्राइवेटाइज कर रहा था। फॉर एग्जांपल चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया 1978 में। चाइना ने अपने जो खेत वगैरह थे वो पहले पब्लिक ओनरशिप में थे, बाद में उसने प्राइवेट ओनरशिप की 1982 में, और बाद में चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज को जो प्राइवेटाइज किया वो किया 1998 में। मतलब आप देखिए लगभग कितने हो गए आपके 82 18, मतलब लगभग 18 साल बाद देखिए चाइना ने अपने आप को 18 या बोले हम 16 साल बाद अपने आप को अगले ओर लेकर गया, अगले स्टेप की ओर लेकर गया। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ये मॉडल मुझे थोड़ा बेटर लगता है बाकियों के कंपेरिजन में कि भाई आप 18-20 साल में एक एक चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हो धीरे धीरे, तो जिससे लोगों की भी कंडीशन तब तक ठीक हो जाए और लोग चीजों को समझ सकें कि प्राइवेटाइजेशन में वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में भी हो सकते हो, सपोर्ट में भी हो सकते हो, है ना, वो आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी कुछ बोल रहे हो आप? तो मित्रों यदि अब आपका कुछ प्रश्न नहीं है तो हम आज का सत्र समाप्त करते हैं यहीं पर। हाँ, कुछ और आप कहना चाहते हैं, कुछ बिंदु रखना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है आपका तो आप आमंत्रित हैं अभी। भैया मेरा प्रश्न जी रितेश भैया, जैसे अगर हम एक आइडियल राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो अगर साम्यवाद में कुछ परिवर्तन कर दिए जाए तो क्या साम्यवाद एक आदर्श राजनीतिक विचारधारा नहीं बन सकती जो पूरे राष्ट्र के विकास के लिए एक प्रणाली बन जाए? रितेश क्या है, देखो आइडियल बात करते हैं तो आइडियल का मतलब भी आप समझ गए, वो आदर्श विचारधारा, और आपको पता है जो आदर्श चीजें होती है वो वास्तविकता में आ ही नहीं सकती, है ना। तो अगर आप वास्तविक सिर्फ आदर्श की बात करो, आदर्शवाद में हमें एक आदर्श दुनिया में जीना है, तो आपके लिए जो साम्यवाद है वो बहुत अच्छा सिस्टम है ना। लेकिन विकास करने की जो आप बात करो वो विकास करना बड़ा मुश्किल है ना। हो सकता है कि हमारे बीच में कोई अमीर गरीब नहीं होगा, हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं, खुशहाल रहेंगे, है ना, बिल्कुल। लेकिन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर मुश्किल पड़ जाएगा, है ना, कि हम डेवलपमेंट ज्यादा कर पाए। बाकी आदर्शवाद में तो साम्यवाद अच्छी है, लेकिन आपको पता हम तो वास्तविकता में जी रहे हैं, तो आदर्शवादी बातों को लेकर आगे बढ़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम ऐसा सोच के चले आज की
और कोऑपरेट करने के साथ साथ एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते मेरा भला हो, वो सोचते हैं समाज का भला हो। तो ऐसा आपको पता गिने चुने बहुत ही कम लोग बच्चे आज के टाइम पे। आज लोग ये जरूर पूछते हैं, ये कोई आप उन्हें कोई सजेशन दोगे ना, या आप बोलोगे कि तुम ये काम कर लो, तो वो पहले ये पूछेंगे इससे मुझे क्या फायदा। पहला क्वेश्चन होगा लोगों का कि मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इससे क्या फायदा। तो जब वो मुझे बात आ गई तो फिर आप समझ सकते हो सोसाइटी एज अ होल को देख कर चलें तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है ये चीजें। बाकी आदर्शवादी विचारधाराओं में तो साम्यवाद काफी अच्छी है ना। जी जी बिल्कुल। तो मित्रों, अब कुछ प्रश्न है आपका, किसी का भी? हाँ, उत्कर्ष क्या कहते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में बोल सकता हूँ मैं, लेकिन वो अब इकोनॉमिक टॉपिक है, आपका पता ही है ना। तो अभी हमारे टॉपिक से वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है ना कैपिटलिज्म सोशलिज्म से। बाकी नेक्स्ट क्लास में जरूर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। संक्षिप्त में आप इतना जान लीजिए, जब हम एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, जो नॉर्मल एक पर्सन होता है, ठीक है, देखिए हम सबने जन्म लिया तो हम कहीं ना कहीं मान लीजिए एक व्यक्ति मनुष्य के रूप में लिया, लेकिन एक नॉर्मल पीपल में ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो शिक्षित होता है, उसके पास अपना एक्सपीरियंस होता है ना, उसके पास अपनी स्किल्स होती हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति है ना जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास अनुभव है और जिसके पास अपने कौशल है, स्किल्स हैं, तो इनके स्टॉक को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और देश में एक व्यक्ति को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए जिन प्रोसेसेस का, जिन चीजों का यूज किया जाता है उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। जैसे भारत में शिक्षा की सहायता से, स्वास्थ्य की सहायता से, ट्रेनिंग की सहायता से लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। तो इसके स्टॉक को हम कहते हैं, एक व्यक्ति के अंदर जब ये सारी चीजें पाई जाती है तो वो ह्यूमन कैपिटल होता है, और जब हम उसे ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको इसमें डिटेल में जो जानना हो हम नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताएंगे। जी धन्यवाद भाई। जी तो ठीक है मित्रों, आशीष भाई आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने आज हम सभी के लिए समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर सहजता से जिस प्रकार से आपने हमें समझाया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जी धन्यवाद आप सभी का भी। मुझे भी आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी, मौका दिया अपने विचारों को आपके सामने रखने का, उसके लिए मैं खुद भी आपके लिए आभारी हूँ कि मैं अपने विचार विभिन्न पहलुओं पर यहाँ पर रख पाता हूँ और आप लोगों की सहायता कर पाता हूँ कुछ। जी तो ठीक है मित्रों, आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। जो अगले सप्ताह जो सत्र रहेगा उसके जो विषय होगा, जो जिस संदर्भ पर हम बात करेंगे